हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। आज की जो वीडियो में लेकर आया हूँ रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, ये जो चैप्टर है हमारा, ठीक है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों ध्यान से समझिएगा। मैं दोनों के लिए वीडियो लेकर आया हूँ, बिल्कुल आराम से बड़े प्यार से समझाऊंगा, आपको ये बहुत अच्छे समझ में आएगा। और मुझे विश्वास है जो मैंने और भी वीडियोस आपको प्रोवाइड की है चैप्टर्स की, वो भी आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम जो है ना रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स में ये पढ़ रहे हैं कि ये जो रिप्रोडक्शन है ये जरूरी क्यों है, ये बताना चाहता है। देखो, मैं अगर इंग्लिश हिंदी वर्ड यूज करूंगा तो आपको थोड़ा सा ये ध्यान में रखना है कि कौन से वर्ड कौन से मैं बोल रहा हूँ। रिप्रोडक्शन यानी कि मैं जनन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल आराम से बताऊंगा। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन ये आता है आपके एग्जाम में कि जनन जो है ना वो जरूरी क्यों है। जबकि जनन करने में मतलब जीव को उत्पन्न करने में ना, किसी ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करने में मतलब पैदा करने में बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है, तो फिर जनन की जरूरत क्यों है। ये देखो, ये कह रहा अगर किसी व्यक्ति को जिंदा रहना है, देखिए जीवित रहने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें पाचन चाहिए, प्रसंचरण चाहिए, श्वसन चाहिए। तो किसी भी जीव को जिंदा रहने के लिए रिप्रोडक्शन की जरूरत तो नहीं है। फिर रिप्रोडक्शन का हम चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं, हमें क्यों जानना जरूरी है, यहाँ पर इसी प्रश्न का हम आंसर देने जा रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि आपको पता है ना कि आपने डाइजेशन पढ़ा, सर्कुलेशन पढ़ा, रेस्पिरेशन पढ़ा है, ये एक जीव को जिंदा रखता है, एक ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखता है। सर्वाइवल के लिए तो ये चाहिए ना, तो रिप्रोडक्शन क्यों चाहिए। जबकि रिप्रोडक्शन से तो हमारी बहुत ज्यादा एनर्जी वेस्ट हो रही है या एनर्जी यूज हो रही है। तो हमें पता है रिप्रोडक्शन क्यों चाहिए, हमें जीव को उत्पन्न क्यों करना होता है। यहाँ पर आपने पौधे वाला चैप्टर पढ़ा होगा ना 7वीं क्लास में, तो ये कह रहे हैं रिप्रोडक्शन इसलिए जरूरी है ताकि स्पीशीज, उस प्रकार की जीव का अस्तित्व बना रहे, एक्सिस्टेंस बनी रहे। समझ में आ गई। अगर आपसे कोई पूछेगा कि भाई रिप्रोडक्शन या जनन क्यों जरूरी है, तो आप बोलोगे जनन जाति या स्पीशीज की निरंतरता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। पता है स्पीशीज क्या है, मतलब जैसे बिल्ली का बच्चा बिल्ली का बच्चा बिल्ली का बच्चा, वो पीढ़ी बनी रहे, इंसान का बच्चा इंसान का बच्चा इंसान बना रहे धरती पर। मतलब वो जो जीव ईश्वर ने परमात्मा सच्चे प्रभुदेव मालिक ने जो पैदा किया ना, वो दुनिया में रहे। इसलिए जनन बहुत जरूरी है ताकि उसकी जैसे पीढ़ी आगे चलती चली जाए। समझ में आ गई। तो हमें आपको आंसर मिल गया। फिर उसके बाद है कि रिप्रोडक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये हमें पता लग गया कि रिप्रोडक्शन इसलिए जरूरी है स्पीशीज को बनाए रखने के लिए। फिर इसका फायदा क्या है, वही चीज है, देखो वही बता रहा है। ये देखो कि रिप्रोडक्शन इसलिए जरूरी है ताकि उसी प्रकार की जो जीव है वो रहे, दुनिया में रहे, उनका एक्सटेंशन बना रहे। ये आपको याद रखना है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अगर इंपॉर्टेंट पूछे ना कि जनन क्यों महत्वपूर्ण है, तो आप क्या बताओगे, जनन इसलिए महत्वपूर्ण है यहाँ से कि उसी की जैसे जीवों की पीढ़ी चलती रहे। समझ में आ गया यहाँ तक पहला टॉपिक। अब हम पढ़ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जनन की विधियों पर, ठीक है। इंग्लिश में बोलेंगे मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। पता है जीव को उत्पन्न करने के दो तरीके होते हैं, पहला होता है सेक्सुअल, दूसरा होता है असेक्सुअल। हिंदी में बोलते हैं, अगर जनन की विधि आपसे पूछ रहा है तो आपको बता देना है कि एक लैंगिक जनन होता है, दूसरा अलैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन में क्या होता है कि इसमें नर और मादा के जो अंग होते हैं ना, उसमें एक स्पेशल कोशिका पाई जाती है जो भाग लेती है जीव को उत्पन्न करने में। अलैंगिक में क्या होता है, एक सिंगल सेल होती है, ये पेरेंट सेल होती है, वो अपने जैसे बच्चे को डॉटर सेल को पैदा करती है, ठीक है। अभी हम पढ़ते हैं तो उसमें और क्लियर हो जाएगा। हिंदी इंग्लिश जो भी बच्चे हैं ना सुन रहे हैं, यहाँ देखो मैं पढ़ता हूँ। देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बता रखा है यहाँ, तो इसने बोला है कि भाई देखिए बहुत से जो जीव होते हैं ना, अपने जैसे बच्चे को पैदा करते हैं, उनके थोड़ा अलग नाम आपने सुने होंगे। जैसे ह्यूमन अगर अपने बच्चे को पैदा कर रहा है तो बेबी बोलेंगे, और बिल्ली अपने बच्चे को पैदा करते तो किटन बोलेंगे। ऐसे ही हिंदी में भी मनुष्य अपने बच्चे को पैदा करते तो शिशु, बिल्ली बच्चे पैदा करते तो किटन, किटन लिख देना। कुत्ता जो है वो अपने बच्चे को पैदा करेगा तो पिल्ला, ठीक है। और तितली करेगी तो कैटरपिलर, मुर्गा तो चूजा, गाय का बछड़ा, मेंढक का टैटपोडी लिख देना, ठीक है। ये आप याद रखना, काऊ के बच्चे को काफ बोलते हैं, फ्रॉग के बच्चे को टैडपोल बोलते हैं, ठीक है। और हैन के बच्चे को चिक, बटरफ्लाई के बच्चे को कैटरपिलर, डॉग के बच्चे को पपी, कैट के बच्चे को किटन। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। अब पहले हम पढ़ने जा रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल मतलब होता है हिंदी में लैंगिक जन्म, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, देखो इसमें ना जो जंतु होते हैं ना, पहले हिंदी में देखो लैंगिक जनन में, इसमें नर और मादा के विभिन्न जन्म भाग अंग जो होते हैं ना वो भाग लेते हैं। जैसे पौधों में पढ़ा था ना आपने, जब नर और मादा युग्मक बनाते हैं, तो बिल्कुल ठीक इसमें भी वही है, ठीक है। संघनित होकर युग्मक बन जाता है। तो यहाँ पर भी वही है, देखो ये लिखा है इंग्लिश में, ये कह रहे जैसे पौधों में होता है ना मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट लेते हैं, ठीक इसमें भी यही होता है कि एनिमल में भी मेल और फीमेल जो है ना उनके रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो भाग लेते हैं। और उसके बाद क्या होता है, उनमें गैमेट होता है, वो फ्यूज हो जाते हैं, उसके बाद वो जायगोट बन जाता है। और जायगोट उसके बाद डेवलप होते चला जाता है, फिर इंडिविजुअल बन जाता है, मतलब एक नया जीव बन जाता है।
तो आपसे अब देखो मेन आपको क्या रखना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। आप बताओगे एक ऐसा रिप्रोडक्शन का तरीका जिसमें फ्यूजन होता है मेल और फीमेल के गैमेट्स का, उसे हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बिगिनिंग फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, हिंदी में आप देख लो क्या बताओगे अगर आपसे पूछेगा लैंगिक जनन किसे कहते हैं, तो इस प्रकार का जनन जिसमें नर और मादा युग्मक का चलन होता है लैंगिक जनन कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गई। अब आगे सुनो, देखो ये हम पढ़ने जा रहे हैं कि जो मेल होता है ना, मेल मतलब जो नर होता है, जो लड़का है, उसके जनन अंग कौन कौन से होते हैं, ये मेल के जनन अंग होते हैं। ठीक है, इंग्लिश में यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो आपको इनके बारे में अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, ध्यान से सुनो इसके बारे में। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बता रहा हूँ, पहले इंग्लिश में समझ लो, फिर उसके बाद मैं हिंदी में आपको समझाता हूँ। ठीक है ना, अब ध्यान सुनो। देखो ये कह रहा है जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ना, उसमें क्या क्या होता है। अगर आपसे पूछेगा कि मेल में कौन कौन से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, तो पहला तो अ पेयर ऑफ टेस्टिस हो गए, मतलब एक जोड़ा टेस्टिस का होता है। देखो एक और एक दो हो गए, एक जोड़ा हुआ ना पूरा मिला के। ठीक है, एक जोड़े में दो आते हैं। ठीक है, ठीक है, सिमिलर होते हैं, मतलब अलग अलग होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये कह रहे हैं दो स्पर्म डक्ट्स होते हैं, ये इसे स्पर्म डक्ट्स कहा जाता है। ये देखो ये जो है, ठीक है, समझ में आ गई। उसके बाद पेनिस होता है, ये पेनिस होता है। ठीक है, तो उसके बाद ये कह रहा है द टेस्टिस प्रोड्यूस द मेल गैमेट्स। जो टेस्टिस होते हैं ना, ये टेस्टिस ये मेल गैमेट्स को पैदा करते हैं। मेल गैमेट्स इसलिए बोला गया क्योंकि ये सिर्फ लड़कों में ही पैदा होते हैं, इसलिए उसका नाम रखा गया स्पर्म्स। इसमें से स्पर्म्स निकलते हैं, क्या निकलते हैं, स्पर्म्स निकलते हैं। और ये कह रहे हैं जो स्पर्म होते हैं ना, वो मिलियन होते हैं, मिलियन मिलियन स्पर्म का प्रोड्यूस बाय टेस्टिस। इसमें मिलियन मतलब लाखों की संख्या में स्पर्म पैदा किया जाता है। स्पर्म कैसा दिखता है, ऐसा होता है। ठीक है, तो स्पर्म देखो ये हेड होता है, ये इसकी टेल होती है, ये बीच का मिडल पीस होता है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। समझ में आ गई। ये कह रहा है स्पर्म जो होता है वो बहुत ही छोटे होते हैं साइज में, और सभी का हेड होता है, सभी का मिडिल पीस होता है, सभी की टेल होती है। ठीक है, और डज इट अपीयर टू बी सिंगल सेल, क्या ये सिंगल सेल दिखाई देता है, हाँ। ठीक है, इंडीड ईच, ये कह रहा वास्तव में हर एक स्पर्म एक सिंगल सेल होती है। ठीक है, और विद ऑल द यूजुअल सेल कंपोनेंट, उसके अंदर सारे के सारे सेल कंपोनेंट जो उसके अंदर पाए जाएंगे ना, सब होंगे जब बड़े क्लास में पढ़ेंगे। समझो, अब हिंदी में एक बार सुन लो। ये नर जनन अंग है, ये जो नर जनन अंग है इसमें एक जोड़ा वृषण का होता है, ये इसे वृषण कहते हैं। ठीक है, और दो शुक्राणु नलिका होती है, ये दोनों के दोनों शुक्राणु नलिका कहलाती है। ठीक है, और शीशन लिंग होता है, ये शीशन होता है। ठीक है, और वृषण नर युग्मक उत्पन्न करते हैं, इसमें से जो है ना नर युग्मक पैदा होता है। पता है इसे नर युग्मक क्यों बोला, क्योंकि सिर्फ नर में पाया जाता है, लड़कों में पाया जाता है। ये कह रहे इन्हें शुक्राणु के नाम से जाना जाता है। तो अगर आपसे शुक्राणु की डेफिनेशन बोलेगा तो आप बता दोगे। ठीक है, ये कह रहे विषण लाखों शुक्राणु उत्पन्न करती है। अगर पूछे कितने उत्पन्न करते हैं, ये लाखों लाखों। और शुक्राणु कैसे दिखते हैं, ऐसे दिखते हैं शुक्राणु। ये सिर हो गया, ये मध्य भाग हो गया, और ये पूंछ हो गई। समझ में आ गई, यहाँ तक चित्र में भी दिखाया गया है। शुक्राणु जितने बहुत सूक्ष्म होते हैं, पर प्रत्येक में सिर होता है, ये देखो, समझ रहे हो, और एक मध्य भाग होता है, ये देखो, और प्रत्येक में ही पूंछ भी होती है, हर शुक्राणु में, लाखों होने के बावजूद भी। ये कह रहे क्या शुक्राणु एकल कोशिका जैसे प्रतीत होते हैं, बोलोगे हाँ, हर शुक्राणु एक पूरी पूरी एक कोशिका होता है, और उसमें सारे जो एक कोशिका के अंदर सारी चीजें पाई जानी चाहिए वो सारी पाई जाती है। वो हम बड़ी क्लास में पढ़ेंगे, उसमें साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह बहुत सारी चीजें हम देखेंगे, वो आप बड़ी क्लास में पढ़ेंगे। अब फीमेल का देखो, पहले मैं इंग्लिश में बता देता हूँ। देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये देखो, ये कह रहे थे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है उसमें भी एक पेयर ऑफ ओवेरीज होती हैं। ये देखो, इसमें ओवेरी होती है एक पेयर, वहां पे मेल में टेस्टिस थे ना, इसमें ओवेरीज होती है। इसमें ओविडक्ट होता है, ये होता है ओविडक्ट। ठीक है, फिलोपियन ट्यूब बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, फिलोपियन ट्यूब बोलते हैं। और इसके अलावा यूट्रस होता है, ये यूट्रस होता है ये। ठीक है, और द ओवेरी प्रोड्यूस, जो ओवेरी है वो क्या करती है पैदा, ओवेरी पैदा करते हैं फीमेल गैमेट्स। अगर मेल कहाँ पे पैदा होता है तो गैमेट्स, ठीक है, यहाँ पे टेस्टिस में, है ना। तो आपको याद रखना है कि जो ओवेरी है ना वो क्या प्रोड्यूस करती है,
वो फीमेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करती है, उसका नाम ओवा होता है, उसे एग्स कहते हैं। तो अगर आपसे पूछेगा ओवा कहाँ प्रोड्यूस होता है, ओवेरियम पैदा होता है। अगर जो इंसान है ना, सिंगल मैच्योर्ड एग जो है वो रिलीज करता है। जब इंसान मैच्योरिटी में आता है तब एक सेल जब पूरी मैच्योर हो जाती है तब वो प्रोड्यूस करता है। और ये जो है ना ओविडक्ट बाय वन ऑफ द ओवेरी एवरी मंथ। देखो जो फीमेल बॉडी होती है ना वो महीने में केवल एक बार ही ओवा को प्रोड्यूस करती है, ठीक है। उसके बाद यूट्रस के अंदर वो डेवलप करता है, बेबी जब बच्चा होता है ना वो यूट्रस के अंदर डेवलप करता है। जैसे स्पर्म जो होता है ना, स्पर्म जैसे मेल के अंदर पाया जाता है, जो ये अपने उसकी देख रेख करते हैं, उसको नरिश करते हैं, उसको मतलब जो भी उसको केयर करना वगैरह, ऐसे ही फीमेल बॉडी के अंदर भी होता है, ठीक है। यूट्रस इज द पार्ट वेयर द डेवलपमेंट ऑफ द बेबी टेक प्लेस, लाइक द स्पर्म एंड एग इज आल्सो सिंगल सेल। ये कह रहे हैं जो स्पर्म है ना, स्पर्म जैसे एक सिंगल सेल होती है, ऐसी फीमेल बॉडी में भी एग भी एक सिंगल सेल होती है, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा एमसीक्यू में तो बता दो। तो ये देख लो ह्यूमन का ओव्यूम है, ठीक है, और ये न्यूक्लियस पाया जाता है। जैसे यहाँ पर आपको इसका दिखाया गया था ना मेल का, ऐसे ही फीमेल का दिखाया जा रहा है। अब एक बार हिंदी में देख लो। ये कह रहा है मादा जननांग है, ये कह रहा है मादा जननांगों में एक जोड़ी अंडाशय होता है, ठीक है, अंडवाहिनी होती है तथा गर्भाशय होता है, ठीक है। अंडाशय जो है ना, अंडाशय मादा युग्म उत्पन्न करते हैं और उसका नाम क्या होता है, अंडाणु बोलते हैं। अगर आपसे पूछेगा अंडाणु कहाँ पैदा होते हैं, तो कहाँ पैदा होते हैं, कहाँ पैदा होते हैं, अंडाशय में पैदा। और आपको याद रखना कि अंडाणु का दूसरा नाम क्या है, डिंब, क्योंकि एग्जाम में डिंब पूछे, डिंब का दूसरा नाम क्या है, अंडाणु, ठीक है। मानव स्त्रियों में प्रति मास दोनों अंडाशयों में से किसी एक अंडाशय में से एक विकसित अंडाणु अथवा बिंब का निर्मोचन अंडवाहिनी में होता है। मतलब एक निकलता है, केवल एक ही निकलता है, दोनों में से एक जगह से एक ही निकलेगा, महीने में एक बार निकलता है, ठीक है। तो ये कह रहा है जैसे मेल के अंदर शुक्राणु एक कोशिका होती है ना, ऐसे ही फीमेल में भी अंडाणु एक कोशिका होती है। और जो बच्चे का अगर पूछेगा ना डेवलपमेंट कहाँ होता है, तो बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो गर्भाशय में होता है, ये गर्भाशय कहलाता है। यहाँ मानव का विकास होता है, जो बच्चा पलेगा ना माँ की मतलब शरीर में, तो वो यहीं पर पलता है बच्चा, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना, क्लियर हो गया। उसके बाद आ जाओ निषेचन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन क्या है, ये कह रहा है सबसे पहला जो स्टेप होता है ना, सबसे पहला जो स्टेप होता है, ठीक है, रिप्रोडक्शन जब जीव का करना होता है तो उसमें क्या होता है, स्पर्म और ओव्यूम जो होता है वो फ्यूज हो जाता है, आपस में मिल जाते हैं। और जब स्पर्म कॉन्टेक्ट में आता है एग के और वो जब फ्यूज हो जाता है तो इसी प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। ये कह रहे हैं जब फर्टिलाइजेशन होता है ना तो जो न्यूक्लियस होता है स्पर्म का, ठीक है, और जो एग का जो होता है वो आपस में फ्यूज हो जाता है और एक सिंगल न्यूक्लियस बना देता है। ये ध्यान रखना, दोनों के अंदर का जो न्यूक्लियस होता है वो मिलकर एक सिंगल न्यूक्लियस बनाता है, ये याद रखना। और इसको हम क्या बोलते हैं, जब वो न्यूक्लियस बन जाता है ना तो उसको हम बोलते हैं कि वो जायगोट बन गया या फर्टिलाइज एग हो गया। फॉर्मेशन ऑफ ए फर्टिलाइज एग और जायगोट बोलते हैं, ये याद रखना, ठीक है। एक बार अब हिंदी में सुन लो। ये कह रहा है निषेचन के बारे में। ये कह रहा है जनन प्रक्रम का पहला चरण शुक्राणु और अंडाणु का संलयन है। जब शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आते हैं तो उसमें शुक्राणु अंडाणु के साथ संलयन हो जाता है और शुक्राणु अंडाणु को ये संलयन ही निषेचन कहलाता है। मतलब शुक्राणु अंडाणु दोनों मिल रहे हैं ना तो उसी को निषेचन कहा जाता है। और निषेचन के समय जब शुक्राणु और अंडाणु संलयन होकर एक हो जाते हैं, देखो जब एक हो जाएंगे तब उसको हम युग्मनज बोलेंगे, और जब एक हो रहे हैं तो उस प्रोसेस को निषेचन कहेंगे। ये याद रखना, दोनों में अच्छे से समझ लो, पहले निषेचन होगा फिर युग्मनज बनेगा, क्योंकि एग्जाम में उल्टा सीधा देगा, आपको लाइन से लगाना पड़ जाएगा कि पहले निषेचन होगा फिर युग्मनज होगा। अगर इंग्लिश में बोलूं तो पहले क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा फिर जायगोट बनेगा, ठीक है। ये देखो ये क्या हो रहा है बताओ, अगर पिक्चर लिखे आगे तो ये क्या हो रहा है, ये फर्टिलाइजेशन हो रहा है क्योंकि ये अंडाणु शुक्राणु से मिल रहा है, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है। ये जो ओव्यूम है, ये जो स्पर्म में, दोनों क्या हो रहे हैं, दोनों मिल रहे हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, निषेचन बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। समझ में आ गई, आ गई। अब ये देखो जब जब दो न्यूक्लियस मिल गए, एक हो गए, एक न्यूक्लियस बन गया तो उसको हम बोलेंगे जाइगोट। तो पिक्चर भी याद रखना, तो पिक्चर बनी आ गई तो बच्चे सही से बता नहीं पाते। ये संयुक्त केंद्रक बन गए, एक हो गए तो ये युग्मनज कहलाएगा। क्लियर हो गया तक, अच्छे से समझ में आ गया। ये कह रहे क्या आपको जानकारी थी कि युग्मनज एक नए व्यष्टि का प्रारंभ, मतलब एक सिंगल सेल बनता है और
इससे क्या होगा, एक नए जीव की उत्पत्ति है, आपको जानकारी थी। ये कह रहे निषेचन के प्रक्रम में स्त्री पहले हिंदी में बताता हूँ। निषेचन के प्रक्रम में स्त्री माँ के अंडाणु और नर पिता के शुक्राणु का संयोजन होता है। ये कह रहा है जो जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है ना, ये कह रहे जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है, जब प्रोसेस फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो उसमें मेल और फीमेल दोनों की ही सेल पार्टिसिपेट कर रही हैं और एक नया इंडिविजुअल बनेगा, क्योंकि दोनों मेल फीमेल से बच्चे की उत्पत्ति हुई है, इसलिए दोनों इनहेरिट होंगे, दोनों के करैक्टर बच्चे के अंदर जाएंगे, माता के भी जाएंगे पिता के भी जाएंगे। इसलिए कोई लोग कहते हैं ना देखो मम्मी पे गया पापा पे गया, कोई कान किस पे गया, आँख किस पे गई, नाक किस पे गई, हाँ है ना। तो इस तरीके से आप कई बच्चे पहचाने में भी आ जाते हैं ना कि ये अरे ये तो उनका बच्चा लग रहा है, हाँ है ना। तो इसलिए क्योंकि ये वंशानुगत होते हैं, ठीक है। तो नई जब संतति पैदा होती है ना बच्चों, जब नई जो पीढ़ी पैदा होती है तो उसमें माता और पिता के जो है करेक्टर शो होते हैं, उसके अंदर वंशानुगत होते हैं, वो दिखाई देते हैं। ऐसे कई भाई बहन की भी आपस में शक्ल मिलती है क्योंकि वो दोनों एक ही मम्मी पापा की मतलब संतान होते हैं। समझ में आ गई। अब ध्यान से सुनो आगे हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। ये कह रहा है अब आंतरिक निषेचन सुनो, वह निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है उसे हम कहते हैं आंतरिक निषेचन। तो शरीर के अंदर मतलब जो नर और जो मादा के, जैसे मेल और फीमेल है उसमें स्पर्म होते हैं, ठीक है, मेल में, और फीमेल में क्या होते हैं, एग होते हैं। जब वो शरीर के अंदर होते हैं ना तो उसको हम बोलते हैं आंतरिक निषेचन। ऐसे इंग्लिश में देखो फर्टिलाइजेशन जब टेक प्लेस होता है ना इनसाइड फीमेल बॉडी के, उसे हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहेंगे। आपको ये याद रखना है, जो एग और जो स्पर्म होते हैं जब अंदर शरीर के अंदर मिलते हैं तो उसे हम इंटरनल कहेंगे। अगर एग और जो स्पर्म अगर शरीर के बाहर मिलेंगे ना तब हम उसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहेंगे। आपको इस बात का ध्यान में रखना है। जैसे मेंढक है ना उसमें शरीर के बाहर जो है ना मतलब एग और जो स्पर्म होते हैं ना वो बाहर शरीर के मिलते हैं। अब ये जो आप देख रहे हैं ना ये शरीर के अंदर हो रहा है निषेचन, तो हम क्या कहलाएंगे, आंतरिक। इंसान आंतरिक निषेचन का एग्जाम्पल होता है, ठीक है। मैं कंसेप्ट तो बता दिया। अब देखो कई लोग ऐसे होते हैं जो किसी ना किसी दिक्कत की वजह से, या फैलोपियन ट्यूब में कोई प्रॉब्लम आ गई तो वो, या किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम आ गई तो वो जीव की उत्पत्ति नहीं कर पाते हो, हस्बैंड वाइफ। तो ऐसी स्थिति में उनके लिए अब नई रिसर्च हो चुकी है, वो भी मतलब जीव को उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, वो है IVF, ठीक है। ये नई टेक्नोलॉजी जो साइंटिस्ट ने रिसर्च की है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। मैं आपको पहले हिंदी में पूरा पढ़ के बताता हूँ। इसे टेस्ट ट्यूब बेबीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबीज। देखो यहाँ मैं पूरा पढ़ के बताता हूँ। बूझोर पहली के अध्यापक ने एक बार कक्षा में बताया था कि कुछ स्त्रियों की अंडवाहिनी अवरुद्ध हो जाती है। ऐसी स्त्रियां शिशु उत्पन्न करने में असमर्थ हो जाती है क्योंकि निषेचन के लिए शुक्राणु मार्ग अवरुद्ध हो रहा था, मतलब शुक्राणु अंदर जा ही नहीं पाते। तो अब क्योंकि अंडवाहिनी जो है ना वो अवरुद्ध हो गई है, वो बंद हो गई, ब्लॉक हो गई है, जो शुक्राणु को अंदर पहुंचाने में मदद करती है ना वो जा ही नहीं पा रहे। तो ऐसे में क्या करेंगे, फिर वो IVF के द्वारा मतलब उनके अंडाणु लेकर और जो मेल है जो शुक्राणु लेकर मतलब टेस्ट ट्यूब के अंदर ही बच्चे की उत्पत्ति कराई जाती है। फिर उसके बाद माता के गर्भ में बच्चे को वापस डाल दिया जाता है। फिर माता के गर्भ में बच्चा जो है फिर पनपने लग जाता है। मतलब वैसे जैसे बच्चा है वैसे, बस ये है कि जो फर्टिलाइजेशन है वो बाहर किया है, एक लैब में किया है, उसके बाद माता के गर्भ में वापस ट्रांसफर करने का, वो उसे माँ बनने का सुख मिल जाए, पिता बनने का सुख मिल जाएगा, ठीक है। ये नई चीज की रिसर्च है, जैसे IVF कहा जाता है, ठीक है। तो ये टेक्निक बहुत ज्यादा चल रही है, ठीक है। समझ आ रही, एक बार इंग्लिश में सुन लो। ये कह रहा है कि जब वुमेन के अंदर जो ओविडक्ट होता है वो ब्लॉक हो जाता है तो फिर क्या होता है कि जो स्पर्म होते हैं ना वो अंदर एंटर नहीं कर पाते, एग से फर्टिलाइज नहीं हो पाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए IVF बना है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बना है। इसमें क्या होगा कि जाएगोट मतलब जो है टेस्ट ट्यूब के अंदर इसमें डेवलप किया जाएगा, उसके बाद फिर फीमेल बॉडी के अंदर ही बच्चे को मतलब डेवलप करवाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद वो बच्चा उत्पन्न होगा और हस्बैंड वाइफ दोनों जो है उस बच्चे का आनंद सुख ले पाएंगे, ठीक है। तो ये कह रहा है दिस टर्म इज एक्चुअली मिसलीडिंग बिकॉज बेबीज कैन नॉट ग्रो इन टेस्ट ट्यूब। और ये कह रहा है कि यहाँ पर कुछ लोग ये सोचते हैं कि यह एक मिथ्या है नाम है क्योंकि शिशु का विकास प्रजनन में नहीं होता, ठीक है। और क्योंकि ये बच्चे टेस्ट ट्यूब में पैदा हुए हैं तो इसलिए ऐसे बच्चों को प्रजनन शिशु भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन गर्भ में बच्चा चला जाता है बाद में से ना, तो शिशु का जन्म सामान्य शिशु की तरह ही होता है, जैसे बच्चे जन्म लेते हैं वैसे ही वो लेगा, बस ये है कि फर्टिलाइज जो है बाहर करवा लिया गया, ठीक है। समझ में आ गई। देखिए अब आगे पढ़ते हैं। ये कह रहा है आप जानकर हैरान हो जाएगी, कुछ जो जानवर होते हैं ना वो अपना फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर करते हैं, मेल और फीमेल। तो देखो कैसे होता है, आपने मेंढक का एग्जांपल देखा होगा, मेंढक का सुना होगा। जो फ्रॉग होते हैं ना फ्रॉग, वो क्या करते हैं, जैसे
मेल होता है ना, मेल, वो स्पर्म छोड़ देता है, फीमेल जो है अपने एग को रिलीज कर देती है। देखिए जैसे मुर्गी होती है ना, मुर्गी के अंडे के ऊपर एक शैल होती है, मोटी परत होती है, लेकिन फ्रॉग के जो एग होते हैं उस पर कोई परत नहीं होती। तो फिर वो क्या करते हैं, पानी में रिलीज कर देते हैं, तो स्पर्म उन एग से मिल जाता है। पर देखो जो इंसान है उसमें 28 दिन में एक एग रिलीज होता है ना, लेकिन जो मेंढक है ना उसमें बहुत सारे एग रिलीज करते हैं। फीमेल में एग रिलीज होता है, लेकिन जो मेंढक वगैरह है ना, उनमें आपको इस बात का ध्यान में रखना है कि उसमें जो एग रिलीज हो रहा है ना, उस पर एक लेयर होते है जेली टाइप, जो उस एग की रक्षा करती है। और जो मेल होते हैं वो स्पर्म रिलीज कर देते हैं। तो दोनों आपस में जब फर्टिलाइज हो जाते हैं ना पानी के अंदर ही, तो फिर वहां पे उन्हीं का डेवलपमेंट होने लग जाता है, क्योंकि ये शरीर के बाहर हो रहा है फर्टिलाइजेशन, इसलिए इसका नाम रखा गया एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो बोलेंगे द फ्यूजन ऑफ ए मेल एंड फीमेल गैमेट टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ ए फीमेल इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। समझ में आ गया? तो आपको मैं बता दूं, यहाँ पर बता रहा है कि जो जंतु होते हैं ना, तो कुछ ऐसे होते हैं जो जी मतलब शरीर के अंदर जीव को फर्टिलाइज नहीं करते, निषेचित नहीं करते। नर और जो मादा युग्मनक होते हैं ना, वो अंदर शरीर के नहीं मिलते, वो बाहर मिलते हैं। और जब वो बाहर मिलते हैं ना, तो उसको हम बोलेंगे बाह्य निषेचन। और ये किसमें होता है? मेंढक। जो मेंढक में जो फीमेल होती है ना, उनके जो अंडे होते हैं ना, उनके अंडों पर भारी एक मोटी परत नहीं होती, जैसे मुर्गी के अंडों में होती, कवच नहीं होता। तो फिर वो बहुत सारी जो फीमेल है वो अंडे को छोड़ देती है, मेल स्पर्म को छोड़ देते हैं। तो पानी के अंदर जब दोनों मिल जाते हैं ना, तो इस तरीके से उनमें पूंछ होती है, वो तैरने में मदद करते हैं। तो जब मिल जाते हैं तो इस तरीके से निषेचन हो जाता है, और फिर बाद में मेंढक धीरे धीरे प्रोसेस से बनने लग जाते हैं। अभी आगे दिखा रखा है, पिक्चर दिखाता हूँ। ठीक है, तो क्योंकि वो नर और मादा का जो युग्मनक है वो शरीर के बाहर हुआ ना, इस तरह से बाह्य निषेचन कहेंगे। आपको ये याद रखना है, ठीक है? ये अच्छे से याद रखना, बाह्य निषेचन क्या होता है और आंतरिक निषेचन क्या होता है। ठीक है, इस तरीके से मैंने आपको बताया एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, उसके बाद आगे देखो, ये कह रहा है कि अब जैसे फीमेल बॉडी के अंदर हमने क्या देखा, फर्टिलाइजेशन हो गया, फिर उसके बाद क्या हुआ, जायगोट बन गया। फिर बेबी का कैसे डेवलपमेंट होगा? आपने क्या पढ़ा कि जो जायगोट है वो कब बनता है? जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, आया ना? देखो आपसे लाइन से लगाने के लिए भी आ सकता है। सबसे पहले क्या पढ़ा? फर्टिलाइजेशन। फिर क्या हुआ? जायगोट हुआ। उसके बाद जब जायगोट डेवलप होने लग जाता है ना, क्या होने लग जाता है? डेवलप होने लग जाता है, तो वो एम्ब्रो बन जाता है। ठीक है, मतलब एम्ब्रो का मतलब क्या है कि उसके अंदर बहुत सारी सेल आने लग जाती हैं। मतलब जो जायगोट है ना, वो धीरे धीरे डिवाइड होने लग जाता है, मतलब उसमें आंख, नाक, मुंह, बहुत सारे अंग धीरे धीरे डेवलप होने लग जाते हैं। तो उस सिचुएशन को हम एम्ब्रो कहते हैं। ठीक है, ये लिखा, द सेल देन बिगेन टू फॉर्म ग्रुप दैट डेवलप इनटू डिफरेंट टिश्यूज एंड ऑर्गन ऑफ द बॉडी। दिस डेवलपिंग स्ट्रक्चर इज टर्म्ड एज एम्ब्रो। क्लियर हो गया एम्ब्रो क्या होती है? ठीक है, समझ में आ गया? ये कहते हैं एम्ब्रो गेट एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ द यूट्रस। और ये किससे बनती होती है? जो पेट होता है ना, पेट शरीर, उसकी एक दीवार से इस तरह उसमें के अंदर ही रहती है, और एक दीवार की लेयर बनती जाती है, बनती चली जाती है। जैसे बच्चा डेवलप होता है ऐसी मोटी दीवार बन जाती है, ताकि अगर कोई चीज हो तो बच्चे को नुकसान ना पहुंचे। इस तरीके से बच्चे का डेवलपमेंट होता चला जाता है, आया ना? तो ये कह रहा है एम्ब्रो एम्ब्रो लगातार डेवलप होती चली जाती है यूट्रस के अंदर। कहाँ पर होती है? ये यूट्रस होता है, बताया था ना मैंने भी। ठीक है, और धीरे धीरे डेवलप होती चली जाती है। ठीक है, उसमें हैंड आ जाते हैं, लेग आ जाती है, आंख आ जाते हैं, कान आ जाते हैं, इस तरीके से। और ये कह रहा है, सुनो अब सुनो ध्यान से, ये कह रहा है अगर वो स्टेज जब एम्ब्रो में हमें पहचान ले कि वो लड़का पैदा हुआ है, लड़की पैदा हुआ है, तो उसे फीटस क्या। समझ में आई? तो आपको लाइन से अगर लगाने को आती तो पहले क्या हुआ था? फर्टिलाइजेशन, फिर क्या हुआ था? जायगोट हुआ था, उसके बाद जायगोट हुआ था, उसके बाद क्या होता है? एम्ब्रो बनी, उसके बाद क्या बना? फीटस बना। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर हिंदी में थोड़ा पढ़ के बता दूं। देखिए, ये भ्रूण का परिवर्तन है। सबसे पहले आपने निषेचन पढ़ा। जब निषेचन में नर और मादा के युग्मन मिल गए, तो उसको तो हमने प्रोसेस को निषेचन बोला। और जब वो एक सिंगल सेल बन गई, कोशिका बन गई, तो उसको हमने क्या बोला? तो वो युग्मनज बन गया। और युग्मनज उसके बाद जब विकसित होने लग जाता है तो वो भ्रूण बन जाता है। और भ्रूण का मतलब क्या? धीरे धीरे उसमें बहुत सारी कोशिका आ जाती है, बहुत सारे उत्तक आने लग जाते हैं, उसमें बहुत सारे धीरे धीरे बच्चे के अंग बनने लग जाते हैं। तो अगर आपसे पूछो भ्रूण किसे कहते हैं, तो आप क्या बताओगे? विभिन्न उत्तकों और अंगों में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, यहाँ से बता देना, कोशिकाएं समूहित होने लग जाती हैं। ठीक है, और विभिन्न उत्तकों और अंगों में परिवर्तित होने लग जाती है, और इस विकसित होती हुई संरचना को हम भ्रूण कहते हैं। और भ्रूण गर्भाशय की दीवार में रोपित होकर विकसित हो जाता है, मतलब इसी दीवार में उसका डेवलपमेंट होने लग जाता है।
ठीक है। तो भ्रूण, जब भ्रूण धीरे धीरे विकसित होने लग जाता है, उसके जब बहुत सारे हाथ पैर नाक सब बनने लग जाते हैं और बच्चा पहचान में आ जाए, ठीक है, कि वो कौन है, लड़का है लड़की है, तो हम उसको बोलते हैं गर्भ कहते हैं। क्या कहते हैं? गर्भ। भ्रूण की व्यवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो जाती है उसे गर्भ कहते हैं। और जब गर्भ का विकास पूरा हो जाता है तब उसे हम बोलते हैं नवजात शिशु ने जन्म लिया, बच्चे ने जन्म लिया, मुबारक। समझ में आ गई? इस तरीके से यहाँ देखो ये लिखा, वैन जब पूरा का पूरा फीटर डेवलप हो जाता है तो मदर जो है बच्चे को उत्पन्न कर देती है। इस तरीके से बेबी हो गया और इस तरीके से घर में खुशियां आ जाती। समझ में आ गई आपको? क्लियर हो गया आपको? देखिए एक बात और याद रखना, जो बच्चे को न्यूट्रिशन मिलते हैं ना, आप बच्चे का पाइप देख रहे हैं ना, ये जो माँ से जुड़ा हुआ है, इसको ना हम पता है क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा बोलते हैं। जिससे बच्चे को खाना मिलता है, भोजन मिलता है। अगर आपसे पूछेगा ना बच्चे को भोजन किससे मिलता है, तो प्लेसेंटा बता देना। हिंदी वाले इंग्लिश वाले दोनों सुन लो, ठीक है। अब आगे सुनो, देखो आपने पढ़ लिया किस तरीके से बच्चे का डेवलपमेंट होता है। तो ये बता रहा है कि जैसे इंसान है, ऐसे मुर्गी वगैरह है, तो उनके अंदर भी क्या होता है कि ना एक सेल का आवरण आता चला जाता है। और जब वो पूरी तरह से सेल का आवरण पूरा तरह से बन जाता है ना, तो फिर मुर्गी भी अपने अंडे को रिलीज कर देती है, बाहर छोड़ देती है, और फिर उसको उचित टेम्परेचर देती है, और फिर उसके बाद बच्चा धीरे धीरे डेवलप हो जाता है और बच्चा बाहर आ जाता है। ठीक है। अब हम इसमें यहाँ पढ़ने जा रहे हैं कि और क्या चीज है। देखो इंसान ने बच्चे पैदा करे और मुर्गी ने अंडा पैदा करा, तो जो जीव अपने बच्चे पैदा करते हैं उसे तो विविपर्स कहेंगे, ठीक है। और जो अंडे देते हैं उन्हें हम ओविपर्स कहेंगे। यहाँ पर इसी के बारे में पूरे आना चाहता था तो मैंने आपको यहाँ सीधा बता दिया। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो आपको ये बता रहा है कि देखिए ऐसे मुर्गी है और मनुष्य है, तो दोनों के अंदर आंतरिक निषेचन हो रहा है, ठीक है, दोनों में इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रहा है। तो दोनों में क्या होता है कि जैसे इंसान पूरा जैसे डेवलप होते चले जाता है तो बच्चा भी शरीर के बाहर आ जाता है। और ऐसे ही जानवरों के अंदर भी होता है कि उनके अंदर एक कोशिका बच्चे के अंदर बनती चली जाती है, और जब वो डेवलप हो जाती है तो फिर मुर्गी अंडा दे देती है। उसके बाद उसे उचित तापमान की जरूरत पड़ती है ताकि वो और तरह से डेवलप हो जाए, और फिर वो अंडा फूट जाता है और फिर बच्चा बाहर आ जाता है, ठीक है। इसे बोलते हैं प्रस्फुटन के बाद, मतलब वो फूट जाता है ना। तो आपको ये भी याद रख लेना, ठीक है। ये लिखा, जब अंडा बस्ट हो जाता है तो उसके बाद एक्शेल से अंडा बाहर निकल जाता है। ये कह रहा है। अच्छा थोड़ा सा और देख लो, इन एनिमल विच अंडरगो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रो टेक प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी। देख लो, याद रखना, जिन एनिमल में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है तो उसमें जो डेवलपमेंट है ना वो भारी होता है। जैसे मेंढक का मैंने आपको बता रहा था ना, मेंढक का, कि मेंढक में जो स्पर्म और जो अंडे होते हैं भारी छूटते हैं और भारी मिलते हैं, तो उसमें पूरा डेवलपमेंट भारी होता है। एक्सटर्नल जो फर्टिलाइजेशन होता है इसमें सब कुछ बाहर होता है। तो आपको याद रखना, जो बाहर निषेचन वाले होते हैं उनमें सारा का सारा भ्रूण का डेवलपमेंट विकास सब कुछ शरीर के बाहर होता है। जैसे मेंढक का एग्जाम्पल दे देना, ठीक है, समझ में आ गई। और फिर मैं अब हिंदी में बता दूं, ये रह गया था जरायुज और अंड प्रजक। इंग्लिश में बता दिया मैंने, विविपर्स और ओविपर्स क्या होते हैं। विविपर्स वो होते हैं जो बच्चे पैदा करते हैं, और ओविपर्स जो अंडे देते हैं, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं जरायुज अंड प्रजक। तो वह जंतु जो सीधे ही शिशु को पैदा कर देते हैं उसे जरायुज कहते हैं, और वे जंतु जो अंडे देते हैं उसे अंड प्रजक, ठीक है। समझ में आ गया इस तरीके से। तो कुत्ता है, बिल्ली है, गाय है, ये क्या करते हैं? ये अंडे नहीं देते, ठीक है। जो पक्षी होते हैं, ठीक है, जिनके कान होते हैं ना, कान, वो बच्चे पैदा करते हैं, और जिनके कान नहीं दिखाई देते ना, मतलब, तो वो अंडे देते हैं। इस तरीके से याद करने का तरीका आप याद रखना। और शिशु से भी वयस्क बन जाता है। ये देखो यहाँ पे इसका मेंढक का पूरा दे रखा है, मैं आपको पहले यहाँ पर इंग्लिश में दिखा देता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर यंग मंस टू एडल्ट, ये देखो, ये आपको इसी में आपको याद रखना पूरा, कि देखो बाहर सारा डेवलपमेंट होता है ना, तो पहले एक्स हुआ, फिर टैडपोल हुआ, फिर लेट अर्ली वाला होगा, फिर लेट, फिर इसके बाद ये एडल्ट बनेगा, तो इसमें 4 इसके पैर हो जाएंगे, अभी 2 थे, ठीक है। और देखो पता है ये एग बहुत सारे रिलीज हुए, स्वाम बहुत सारे रिलीज होंगे, तो अब हो तो बहुत सारे मेंढक जाते हैं, लेकिन करते मतलब बढ़ते 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 बहुत कम मेंढक बचते हैं, तो 2 या 3 ही बच पाते हैं। तो इसलिए उनकी पॉपुलेशन फिर कम ही रहती है। नहीं तो आप सोचो इतने सारे पॉपुलेशन हो जानी चाहिए उनकी, क्योंकि बहुत सारे जो जीव होते हैं उनको खा जाते हैं ना, उनके अंडे खा जाते हैं, बहुत सारी चीजें उनको खत्म कर देती हैं, या टेम्परेचर उनको नहीं मिल पाता। तो ये पूरा प्रोसेस आपको लाइन से याद रखना है, ठीक है। और सुनो, क्योंकि पहले क्या था फिर क्या हो गया, पूरा चेंज हो गया। तो क्योंकि एक ड्रास्टिक चेंज आया, बहुत बड़ा एकदम चेंज आया, लार्वा से किस तरह वो एडल्ट बना, और ड्रास्टिक चेंज को हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। ये एग्जाम में आ जाएगा, तो आप बता देना, इसे हम बोलते हैं कायांतरण।
तो आपसे अगर पूछेगा कायांतरण किसे कहते हैं, तो आप बोलोगे जब मेंढक जो होता है टैडपोल रूपांतरित होकर वयस्क में बदल जाता है, ठीक है, जो छलांग लगा सकता है, तैर सकता है और बहुत सारे परिवर्तन उसमें दिखाए जा सकते हैं, तो उसे हम कायांतरण कहते हैं। तो ये अगर आप कायांतरण पूछेगा तो बता दो कि कायांतरण मेंढक के अंदर है, ठीक है, जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है उनके अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से पूरा याद कर लेना यहाँ तक, ठीक है। तो अब आ जाओ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमने सेक्सुअल पढ़ लिया जिसमें दो जनों की जरूरत होती थी। अब असेक्सुअल का मतलब होता है जिसमें अकेला अपने आप को ही रिप्रोड्यूस कर रहा है, एक सिंगल पेरेंट सेल होती है वो अपने आप को उत्पन्न कर रही है, उसमें दूसरे जने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आपके कोर्स में असेक्सुअल में एक तो यहाँ पर बर्डिंग का एग्जाम्पल दे रखे हैं, ठीक है, ज्यादा नहीं दे रखे। तो जैसे हाइड्रा है ना, ये हाइड्रा, तो ये क्या करता है, इसमें ना छोटा सा बल्ब बल्ब की तरह बर्ड की तरह आकृति सी पैदा होती है, धीरे 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 डेवलप हो जाता है, फिर अपने को अलग कर लेता है। ये असेक्सुअल कहलाता है, ठीक है। ये कह रहा है ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें एक सिंगल पेरेंट सेल इन्वॉल्व होती है अपने डॉटर सेल को पैदा करने के लिए, उसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे, ठीक है। सर मैं ये कह रहा है न्यू इंडिविजुअल यहाँ पर डेवलप हुआ था बर्ड से, न्यू इंडिविजुअल बर्ड से पैदा हुआ ना, तो इसको हम भी असेक्सुअल बोलेंगे। इसके इस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नाम होता है बर्डिंग। क्या होता है? बर्डिंग नाम होता है। क्या होता है? बर्डिंग। हिंदी में देख लो, अलैंगिक जनन में क्या होता है, एक जो है कोशिका होती है, ठीक है, वो अपने जैसे बच्चे को स्वयं पैदा करते हैं, उसे दूसरे जो है ना मेल या फीमेल किसी और की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। जो हाइड्रा देख रहे हो इसमें उभार आ रहा है और धीरे धीरे उभार बढ़ता चला जाता है और ये अपने को फिर अलग कर लेता है, एक नई जीव की उत्पत्ति हो जाती है, तो इस तरीके से जीव उत्पन्न हो जाता है। तो ये जो उभार आ रहा है ये मुकुल कहलाता है। प्रत्येक हाइड्रा में एक या अधिक उभार दिखाई दे सकते हैं और ये जो उभार विकसित होकर ये नया जीव बनता है इसे मुकुल कहते हैं, ठीक है। तो आपको अगर पूछेगा बर्ड किसे कहते हैं तो बता दो कि इन ईच हाइड्रा देयर मे बी वन और मोर बल्ब्स, दीज बल्ब्स आर डेवलपिंग न्यू इंडिविजुअल्स एंड दे आर कॉल्ड बर्ड्स। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है, ठीक है। और असेक्सुअल की डेफिनेशन मैंने यहाँ से तक बता दिया आपको, यहाँ से कर लेना। और बर्डिंग के बारे में अगर पूछेगा तो बर्डिंग के बारे में पूरा यहाँ से तक बता देना, पूरा लिख दोगे तो और अच्छा रहेगा, ठीक है। अलैंगिक किसे कहते हैं? इस प्रकार के जनन को जिसमें केवल एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है अलैंगिक जनन कहलाता है। हाइड्रा में मुकुल से नया जीव विकसित होता है, इसलिए इस प्रकार के जनन को हम मुकुलन भी कहते हैं, ठीक है। मुकुल से क्या होगा? मुकुलन बनेगा। अब ये अमीबा का देख लो। अमीबा देखो एक सिंगल सेल था, इसने धीरे धीरे अपने केंद्र को डिवाइड करा और फिर दो पार्ट में बढ़ गया, तो ये भी क्या कहलाएगा? असेक्सुअल कहलाएगा। अमीबा का अगर पिक्चर आ जाए तो पूरा ऐसे बना के दिखा देना, ठीक है। ये असेक्सुअल कहलाएगा, डॉटर इसकी, ठीक है, अमीबा की बन गई, ठीक है। ये कह रहा है दूसरा मतलब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या है? माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म में हम देख सकते हैं एक अमीबा है, ठीक है, इसे बोलते हैं फ्यूजन होना, ठीक है। ये क्योंकि दो पार्ट में बटा है तो इसे बाइनरी फ्यूजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बाइनरी फ्यूजन बोलेंगे, ठीक है। इसमें एक था और दो न्यूक्ली में डेवलप हो गया, ठीक है। देखो अब देखो दो में बदल गया, और इस प्रकार के असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम बोलते हैं बाइनरी फ्यूजन। तो आपको याद रखना, अगर पूछेगा बाइनरी फ्यूजन की डेफिनेशन क्या है तो आप ये पूरी बता दोगे यहाँ से लेकर यहाँ पे। और अगर मान लो कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा, उसकी पिक्चर पता है, उसे एग्जाम्पल पता है, तो लिख के जरूर आना, कोई क्वेश्चन छोड़ के मत आना, ठीक है ना। क्योंकि आपने इतना पढ़ा, जो पता है वो लिखो ना आप। अगर टीचर के हाथ में ना वो नंबर देंगे नहीं देंगे, वो आपको देखेंगे ना कि बच्चे ने क्या करा। तो द्विखंडन अगर पूछेगा तो क्या बताओगे? मतलब जब एक जनक से दो अमीबा बनते हैं तो इस प्रकार के अलैंगिक जनन को जिसमें जीव विभाजन को दो संतति उत्पन्न करता है उसे हम द्विखंडन कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक लिख लो, ये एग्जाम्पल इसका दे देना अमीबा, ठीक है। और मुकुलन भी आपको पता लग गया, आपको द्विखंडन भी पता लग गया, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे होते हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे होते हैं आपके कोर्स में जितने हैं वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और ये देखो, ये वैज्ञानिकों ने क्या करा, ये डोली की स्टोरी पता है? ये डोली की स्टोरी इंसान ने क्या करा, देखो देखो, इसके जो एग लेकर इसके अंदर उन्होंने जब प्रोड्यूस करा तो जो जीव इसमें से निकला वो इसके जैसा निकला। और ये जो डोली है ये 5 जुलाई 1996 को पैदा हुई थी, और ये इसे क्लोन बोला जाएगा क्योंकि हमने इसमें से इसके जैसा पैदा करा है हूबहू। तो ये फिर डेड हो गई, तो उसके बाद अभी तक और जो थ्योरी जो भी है, मुझे जहाँ तक नॉलेज में है कि इतना जितने साल ये जीव, इतना ज़्यादा अभी और जो जीव है ऐसे डेवलप नहीं हो पाया कि हम किसी और जीव में से उसकी दूसरी पीढ़ी का जीव को बिल्कुल सेम उत्पन्न कर लें, ठीक है। क्लोनिंग के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा दे रखा है, आप इसे पढ़ना चाहें नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं, ठीक है। हिंदी में भी आप यहाँ पे
ठीक है। अगर आपसे पूछे क्लोनिंग किसे कहते हैं, तो आप बोलोगे किसी समरूप कोशिका या किसी अन्य जीवित भाग अथवा संपूर्ण जीव को कृत्रिम रूप से उत्पन्न करने की प्रक्रिया को क्लोनिंग करते हैं। मतलब हमने इसके जैसा जीव इसमें से पैदा कर दिया, क्योंकि आर्टिफिशियल तरीके से करा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोनिंग बोलते हैं। ठीक है, देख रहे हो, क्लोनिंग ये अलग प्रजाति की थी, अलग प्रजाति की, बहुत बड़ी बात है ये। ठीक है, ये देखो, क्लोनिंग इज द प्रोडक्शन ऑफ द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द सेल एनी अदर लिविंग पार्ट और ए कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये आप डेफिनेशन याद कर लो, बाकी आप थोड़ा से पढ़ेंगे तो आपको इंटरेस्ट मतलब नॉलेज मिल जाएगी। ठीक है, और साइंस में और आपका इंटरेस्ट जाग सकता है। तो बाकी ये जो पॉइंट है आपने क्या सीखा, ये जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि इस पे कई क्वेश्चन बन के आ जाते हैं। ठीक है, ये आप पूरा पढ़ लेना। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। इसमें सारे नोट्स बने हुए हैं, इसको एक बार जरूर पढ़ लेना। ठीक है, और ये डेफिनेशन सारी आपको पता होनी चाहिए, और ये क्वेश्चन आंसर सारे किया करो। बच्चे एक एक क्वेश्चन को नहीं करते सही से, फिर कहते हैं एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन आ गया। ये इसको फिल करने वाला करो, ये क्वेश्चन एमसीक्यू में बनकर आ जाते हैं। ठीक है, तो इतना ही था इस वीडियो में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं, आप उनको देख के चैप्टर का फायदा उठाइए, चैप्टर्स बनाए हैं मैंने। ठीक है, तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताना चाहे बता सकते हैं। ठीक है, इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।